हेलो एंड वेलकम टू आईपीओ अड्डा। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो शेयर मार्केट में एंट्री के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी का नाम है आर्किड डेवलपर्स। रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है। पहले आईपीओ की डिटेल्स को समझते हैं। आईपीओ खुल रहा है 16 सितंबर को और 19 सितंबर को बंद होगा। इस आईपीओ के जरिए जो कंपनी जुटा रही है पूंजी वो 410 करोड़ रुपए की है और वो फ्रेश कैपिटल है, ओएफएस नहीं है इसमें। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 121 रुपए से 128 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। और ये आईपीओ जो है वो 410 करोड़ रुपए का टोटल साइज है इस आईपीओ का। कंपनी क्या करती है, फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, बिजनेस को लेकर विजन क्या है, वो सारी चीजें समझने के लिए मेरे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है। मेरे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अमित जैन जी, और मेरे साथ है शमशेद सेठी जो सीएफओ हैं कंपनी के। आप दोनों से हम समझेंगे कि बिजनेस क्या है, लेकिन सबसे पहले आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं इस आईपीओ के लिए और बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। सबसे पहले अमित जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अब तक का जो सफर आपका रहा इस बिजनेस का, कैसे आपने शुरुआत की, कैसे आप आगे आए और आप लिस्टिंग करने अब जा रहे हैं, शेयर मार्केट में एंट्री करने जा रहे हैं, तो ओवरऑल व्यू क्या रहा आपके बिजनेस का, कैसे आपने शुरुआत की थी? Thank you very much. So the business, मेरे father ने 4 decades, 40 year back he started the business. I am into it since now almost 3 decades, 28 years. I joined business in 96. We are broadly into residential real estate market. Started from western suburbs और फिर over a period of time we did in South Bombay as well. We've completed 3 projects in South Bombay. We've done projects in Mira, Bhayandar as well, Virar. And then we switched to eastern suburbs. We've done a project in Kanjur. Now we have projects in Bhandup as well, Mulund. So slowly and gradually we've done projects across Mumbai, you can say. ओके, मेनली मुंबई में आप अभी फोकस रहे हैं, मुंबई के आप सारे एरिया में आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं। क्या कोई और ज्योग्राफी भी आप देख रहे हैं, मुंबई के बाहर भी कहीं आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए? Yeah, we are studying extended suburbs of Mumbai, Navi Mumbai, Thane, slowly and gradually. The definition of Bombay as it keeps on changing, as it keeps on extending, we are also extending. But Bombay being epicenter, we are extending close to Bombay. Say Thane or Navi Mumbai, we are in studies. डेफिनेशन ऑफ बॉम्बे बिल्कुल आपने परफेक्ट कहा कि जैसे बदल रहा है वैसे आपको बदलना होगा क्योंकि आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट में हैं। शमशेद जी, एक सवाल आपसे। 410 करोड़ का फ्रेश कैपिटल है, आप इसको कहाँ डिप्लॉय करने वाले हैं, क्या यूज़ करने वाले हैं इसका? So, thanks for inviting us. As for our object, we are investing 250 crores in the ongoing projects, which are at Mulund and Villeparle and as well as Malad. And balance will be deployed for unidentified land and general corporate purposes. ओके, जो अभी आपका डेवलपमेंट का पूरा जो पोर्टफोलियो है उसमें न्यू प्रोजेक्ट्स और रीडेवलपमेंट का एक शेयर है, कितना कितना शेयर है इन दोनों पे और आपका फोकस किस पार्ट पे ज़्यादा है? As of March 24, हमारा 66% न्यू प्रोजेक्ट्स था और 34% was from redevelopment. But we're looking at 50-50%, the blended mix of both going forward. ओके, एक मैं आपके जब बैलेंस शीट को देख रहा था, पीएनएल को देख रहा था, तो मैंने देखा कि पिछले साल में और इस साल में एक बड़ा जंप है। प्रॉफिट में भी अगर मैं देख रहा हूँ तो करीब डबल है प्रॉफिट्स, और रेवेन्यू भी करीब करीब डबल से ज़्यादा ही है इनफैक्ट। तो ये अचानक ग्रोथ ऐसी कैसे आई है? So this has come from the launches where we have launched many projects during last 2 years. So that has accelerated our top line growth. And if you see the bottom line is at the same level. I mean, it is a blended margin of the redevelopment and new projects. ओके, अब एक सवाल ये कि जो आप रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों में रीडेवलपमेंट में और नए प्रोजेक्ट्स में एक रियल एस्टेट कंपनी के हिसाब से क्या बेटर होता है आपके लिए? फ़ायदेमंद कौन सा पार्ट होता है, रीडेवलपमेंट का या फिर आपके लिए नए प्रोजेक्ट को लाना? So redevelopment में margins are lower in as compared to the new projects. But obviously the redevelopment projects are less capital intensive. So that help us to manage our working capital better. ओके, अमित जी, एक सवाल आपसे कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। एक जब बड़ा शहर होता है, मुंबई काफ़ी बड़ा शहर है, दिल्ली जैसे शहर है, मुंबई जैसे, बैंगलोर जैसे शहर है, हर शहर में बहुत सारे डेवलपर्स हैं। आपको कौन सा पार्ट है जो यूनिक बनाता है बाकी डेवलपर्स से, अपने कॉम्पिटिटर्स से? कैसे आप अलग अपने आप को देखते हैं? इन्वेस्टर्स को ये समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि ये जो कंपनी है वो कैसे बाकियों से अलग है। So the consistency that we've had over last 4 decades, for a buyer, delivery is the biggest concern. घर का possession मिलना, the certainty of getting possession with us is maximum. The quality of the product, the lifestyle amenities, all of it on a consistent basis, the way we are
giving deliveries is what is more assuring for the buyer, and that is what converts into figures in the end, top line and bottom line. ओके, मैं मार्जिन्स को देख रहा था, मार्जिन्स करीब 19% ऐसा है कुछ, तो फिगर पोस्ट टैक्स या सो ये जो मार्जिन्स हैं काफ़ी अच्छे मार्जिन्स हैं, क्या ये सस्टेनेबल हैं? और सस्टेनेबल हैं तो उसके लिए क्या आपके प्रोजेक्शंस है कि कैसे आप इसको सस्टेन करेंगे? So as we said, it's a blended margin of redevelopment and the ongoing projects. So we see that 18 to 20% is well achievable, and that has been demonstrated over last 3-4 years also. So we are confident to maintain this margin. ओके, जब हम इस By every delivery, the way we give delivery, this year we are giving delivery of 4 projects. So that converts into a bigger brand. The more the delivery, the better is the brand, the better is the product. In the end, it converts into some premiumness, which then converts into better margins. So the premiumness of the projects is going on increasing project by project. The amenities in the project, lifestyle amenities. जब रियल एस्टेट की हम बात करते हैं तो कमर्शियल और रेजिडेंशियल 2 पार्ट हैं आपके बिजनेस के, तो इनमें से आपका फोकस, आपका विजन किस साइड पे ज़्यादा है? कमर्शियल डेवलपमेंट पे ज़्यादा है या रेजिडेंशियल पे? Residential markets is what our preferred market is, segment is. Okay. Yeah, residents, we have a broader audience, broader customer base, and it is more emotional driven, like घर का सपना, घर लेने का सपना across a broader audience ज़्यादा है. Lesser affected by recessions, you can say. It is a safer business, the cash flows are better, and human aspiration एक नए घर लेने का across people रहता ही है. बिल्कुल। अच्छा, जब हम लोग रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि अब प्रॉपर्टी प्राइसेस महंगे हो गए हैं, तो लोग एक्सपर्ट्स बिठा के कंपैरिजन करते हैं कि अब रेंटेड लेना चाहिए या अपना घर खरीदना चाहिए। तो चूंकि आप टेबल के दूसरे साइड पे हैं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब कोई आपके टीम में कोई आपका सेल्स पर्सन या सेल्स का हेड लेकर आता है डेटा, तो क्या वो आपको ऐसा रिपोर्ट बताता है क्या कि लोग अब घर खरीदने से कम प्रेफर कर रहे हैं, रेंट पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या अभी भी वो यही बताते हैं कि नहीं, घर खरीदने को लेकर अभी भी उत्साह उतना ही ज़्यादा है, भले ही मुंबई में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों? घर टेम्पररी जो रेंटल पे ले रहे इज बिकॉज मे बी दे जस्ट मूव टू बॉम्बे, और इट इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट. इट कैन नेवर बी अ परमानेंट अरेंजमेंट. द satisfaction, it is always in the topmost wish of a person to have his own house. The satisfaction and the security that he is able to give to his family by having your own house cannot be replaced by anything such as a rental home. Rental home figures you're seeing because there is a lot of redevelopment, so that has a demand for rental homes. Other than that, if there is, it is only temporary arrangement. It can never be a permanent arrangement. You cannot measure the emotion by commercial figures. Rental is making more commercial sense, but then the satisfaction, security cannot be replaced by that of owning a house. बिल्कुल, अपना घर तो अपना होता है। एक पार्ट ये कि मैं बस वैसे तो ये एक ट्रेंड एनालिसिस टाइप है, लेकिन मैं आपसे इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि आप फाइनेंशियल्स को देखते हैं, तो आपके पास ये डेटा भी आता होगा कि आपके बायर्स कौन से कैटेगरी के हैं। तो इस वक्त अगर मैं समझना चाहूँ कि आपके बायर्स किस एज ग्रुप और किस कैटेगरी से ज़्यादा हैं? So it is the audience of buyer is getting younger by the day. We are having a young population. Earlier, the age groups were into 50s, when I just started, you can say. Now it is coming down to 30s, you can say, early 30s. So the couple, like there are dual earning members in the family, and the first thing that they have in their mind after getting settled is buy a home, which is early 30s. So dual income is there. The home loans have increased. They've become more customer friendly. The incomes, the salaries are increasing. The mindset is shifting from savings to spending mindset or enjoying mindset, as in consumerism. True. So the age group is going down only. ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि अभी एक हरून इंडिया की रिपोर्ट आई थी हाल ही में, तो उसमें जो बिलियनियर्स की लिस्ट थी, उसमें 21 साल का इंसान जो यंगेस्ट बिलियनियर था, और इंडिया में हर साल जो है वो बिलियनियर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। खैर, हम लोग Entrepreneurs. तो
एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बिजनेस की ग्रोथ को लेकर कि आगे फ्यूचर को देखते हुए आप कौन से ड्राइवर्स ऐसे देख रहे हैं जो मुंबई में आपकी ग्रोथ को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे? So we are looking for layouts, bigger layouts with built-in amenities. The shift earlier, it used to be standalone project. Now you have projects with layout. Amenities सभी आपके ही कॉम्प्लेक्स में हो. कोविड में लोग बाहर नहीं जा पाए, अभी लोग इसलिए आपके ही कॉम्प्लेक्स में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, ये जिम, सब फैसिलिटीज हो तो वो प्रीमियम में कन्वर्ट होता है. सो द बिगर द प्रोजेक्ट यू हैव, द बेटर इज द एमिनिटीज दैट वी कैन गिव, जिससे आपका प्रीमियमनेस और डिमांड बढ़ जाता है. तो वैसे ही प्रोजेक्ट करने जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर से बेटर लाइफस्टाइल दे सके एक रेसिडेंट को एट देयर डोर स्टेप. एक हिस्सा और होता है प्लॉटिंग का. आप डेवलपमेंट में हैं बट कई डेवलपर्स प्लॉटिंग भी कर रहे हैं जो आउटस्कर्ट हैं मुंबई के, वहाँ पे वो प्लॉट लेकर वहाँ प्लॉटिंग करके लोगों को एक गेटेड कम्युनिटी दे रहे हैं. क्या आपकी कोई प्लानिंग है इस सेगमेंट में भी उतरने की? Not immediately, but we are always open to studying new markets, new things, but not immediately in priority. ओके. बहुत शुक्रिया अमित जी आपका और शमशेद जी आपका. आप दोनों ने बहुत अच्छे से बिजनेस को समझाया और सारी चीज़ें क्लियर तरीके से आपने बताई. एक बार आईपीओ की डिटेल को एक बार फिर से देख लेते हैं. आईपीओ जो है वो खुल रहा है 16 तारीख को और बंद होगा 19 तारीख को. जो प्राइस बैंड आईपीओ के लिए रखा गया है वो 121 रुपये से 128 रुपये का रखा गया है. 410 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू इसके आईपीओ के अंदर है जो कंपनी जुटा रही है. और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने हमें बताया कि क्या प्लान्स हैं उनके इस फ्रेश इशू को लेकर, क्या करने वाले हैं. उस फ्रेश इशू से ग्रोथ के ड्राइवर्स उन्होंने समझाए.